नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और दोस्तों, इस हफ्ते भी हमने देखा कि मोस्टली मार्केट साइडवेज थे, लेकिन कोई ना कोई एक्सपायरी वाले दिन पे वॉलेटिलिटी बन गई। सेम चीज़ हमने लास्ट हफ्ते के अंदर भी देखी। निफ्टी का चार्ट देखते हैं, एक चीज़ तो क्लियर हो गया, निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे जाने से अपने आप को रोक रहा है। अगर हम चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो यहाँ क्लियरली पता चलता है कि जो हम थर्सडे के दिन जो 5 दिसंबर की कैंडल देख रहे हैं, आरबीआई का जो रेट डिसीजन था, उस दिन की वॉलेटिलिटी थी। उस दिन भी नीचे जाने से मार्केट प्रॉपरली नहीं गया और रिवर्सल दिया। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इस दिन भी नीचे मार्केट नहीं जा पाया और एक रिवर्सल देके ये पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दे दी 750 पे। तो मेरे हिसाब से अगर अब मार्केट 24,850 के ऊपर जाता है या फिर 24,900, आप एक 50 पॉइंट का बफर भी रख सकते हैं अगर आप सेफ ट्रेडर हो। नहीं तो एग्रेसिव हो तो मेरे हिसाब से जो लेवल बनेगा वो 24,850 का बनेगा। और ये 850 का अगर लेवल निकलेगा तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर रेडी हो जाएगा 25,000 एंड 25,200 के लिए। नीचे की लेवल की बात करूं तो मैं नीचे के साइड, अब काफी टाइम हो गया है मुझे, बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अब मार्केट जो है नीचे जाने के लिए एक डेढ़ हफ्ता और लगा देगा। मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज हो जाए मार्केट, बट नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि मार्केट का थोड़ा बिहेवियर अब एक्चुअली साइडवेज टू माइनर अपसाइड का हो गया है, तो नीचे के साइड में क्रॉस कर देता हूँ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो जो भी हमारे डेली वीडियो देखते हैं, सेम फॉर निफ्टी आप मेरा जाके देख सकते हैं। थर्सडे को जो वीडियो शूट किया था उसके अंदर हमने लेवल बताए थे। बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक बार रीटेस्ट मिल जाए प्रीवियस रेजिस्टेंस का, जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, फिर आगे लेवल ओपन हो जाएंगे, तो वो चीज़ हो गई है। बैंक निफ्टी पे अब मेरा जो वॉच रहेगा वो 53,800 के लेवल पे रहेगा। अगर 53,800 लेवल उड़ जाएगा तो फिर मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर हम आराम से 1,000 से 2,000 पॉइंट की फिर मूव एक्सपेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला लेवल हमारा पुराना ऑल टाइम हाई जो कि 54,500 का अपना बनेगा, वो निकलेगा तो 56,000 के आसपास एक्सपेक्टेशन रहेगी फ्रॉम दी बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी माइनर पॉजिटिव व्यू रख के चलेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर थोड़ा साइडवेज जाने के आसार रहेंगे। यहाँ पे मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप ने क्या किया, तो ये भी जैसा हमने अपनी एनालिसिस की है डेली वीडियो में, बिल्कुल उस तरीके से ही काम किया मिड कैप ने। हमने देखा था कि मिड कैप क्या करता है, यहाँ पे मैंने सर्कल भी करके रखा था। अपमूव के बाद कभी भी डायरेक्ट डाउन मूव नहीं देता, तो सेम यहाँ पे थोड़ा डाउन मूव गया, ऊपर आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा चॉपी हो सकता है और फिर लार्ज कैप के साथ ये भी अलाइन हो सकता है। तो मिड कैप पे भी माइनर पॉजिटिव बायस रख के नेक्स्ट वीक में जाएंगे। ऊपर के साइड देखे तो मेरे हिसाब से 59,700 से लेकर 60,000 तक स्कोप है। और जिस दिन 60,000 निकल जाए उसके अगले ही हफ्ते ही हम 61 से 60,000 एक्सपेक्ट करेंगे। डाउन साइड के लिए फिलहाल मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा मिड कैप में भी। अब मेन चीज़ क्या हो रही है, अब डाउ पे आ जाते हैं। तो डाउ पे दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि एक हमने राइजिंग वेज बनाई थी और उसका ब्रेकडाउन लगभग हाफ वेव तक पहुंच चुका है। ये ब्रेकडाउन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग मेरे हिसाब से 43,250 से लेके 43,500 के बीच में सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि 200 से 400 पॉइंट फिलहाल करंट लेवल से नीचे है। जब ये ऊपर जा रहा था तो हमने एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन बनाई थी और बोला था कि अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डाउनसाइड ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम यूएस के आईटी काउंटर देखें तो वो हर रोज नया हाई बना रहे हैं। तो फॉरेन मार्केट से संकेत फिलहाल न्यूट्रल रहेंगे। यूएस के मार्केट के हम न्यूट्रल ही कंसिडर करेंगे। दिक्कत कहां से आ सकती है दोस्तों, दिक्कत आ सकती है बॉन्ड यील्ड से। ये जो बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, यहां से दिक्कत आ सकती है। तो मेरा अगले हफ्ते के लिए ये 4.5 का जो हाई है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये जो 4.5 का लेवल है, मैं इस पे फोकस रखूंगा और ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर 4.5% का ये बॉन्ड यील्ड पे ब्रेकआउट होता है तो फिर हम वापस से कॉशियस हो जाएंगे मार्केट को लेके, हमारे इंडियन मार्केट को लेके, और थोड़ा साइडवेज हो जाएंगे। अभी हम माइनर पॉजिटिव है इंडियन मार्केट। अब दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड यील्ड अगर ऊपर जा रहा है तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है।
पर डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ा साइडवेज हो जाए तो रिलीफ मिले, लेकिन डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों चीज दिक्कत दे सकती है। और ये दोनों चीज बढ़ने के कारण हम देख सकते हैं कमोडिटी में सेल ऑफ है। गोल्ड नीचे आ गया, ब्रेकआउट फेल हो गया गोल्ड का। सिल्वर जो है वो $30 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बना था, का भी ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कमोडिटी के अंदर सेलिंग हो गई, बॉन्ड यील्ड ऊपर बढ़ गई, ब्रेंट जो है वो ऊपर जा रहा है। आप बोलोगे सर ये ब्रेंट ऊपर क्यों जा रहा है फिर अगर कमोडिटी में सेल ऑफ है? तो इसका एक ही आंसर है कि अभी भी थोड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है, और इस वजह से ब्रेंट फिर भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं, और अपसाइड का ब्रेकआउट, नीचे जाने के बदले अपसाइड का ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। 74 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, कल की क्लोजिंग 73.955 थी, थोड़े से पॉइंट से रह गया। 74 के ऊपर क्लोजिंग मिलने से ब्रेंट $2 से $3 और बढ़ सकता है 75-70। तो दोस्तों, कमोडिटी के साइड से जो हमें सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं थोड़े से नेगेटिव है। यूएस के मार्केट न्यूट्रल गिनेंगे, बॉन्ड के साइड से फिलहाल न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही 4.5 पार करे वहां से भी दिक्कत आ सकती है अपने को। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों का ध्यान रख के माइनर पॉजिटिव बायस के साथ चलेंगे। अब अभिषेक आते हैं अपने डेटा पे। डेटा भी निकल के आया इन्फ्लेशन के, क्या उसके अंदर निकल के आया? लास्ट टाइम तो काफ़ी नेगेटिव था जैसा आपने बताया था। यस, हेलो एवरीवन। सो जब हमने इन्फ्लेशन का डेटा देखा है इस बार, तो इट हैज़ सर्टेनली कूल्ड ऑफ। इट्स अराउंड 5.4 नाउ, एंड दिस इज समवॉट अ रिलीफ फॉर अस, बट ये हमें ट्रेंड बनते हुए देखना पड़ेगा। दैट इज द प्रायर पॉइंट। यूजुअली विंटर्स के टाइम पे प्राइजेस कूल ऑफ हो जाते हैं, फूड प्राइजेस हमेशा कूल ऑफ होते हैं। सो ये एक चीज़ है, बट सिंस वी हैव सीन अ सस्टेन्ड राइज इन प्राइजेस, तो उस चीज़ पे हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, तो इस चीज़ पे अभी भी हमारा फ़ोकस रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो यूएस मार्केट से हमें अब ज़्यादा डायरेक्शन मिलते हुए नज़र आ सकता है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, बिकॉज़ वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था, उसके बाद से जो पॉसिबिलिटी है रेट कट का, वो थोड़ा कम होते जा रहा है फॉर टुवर्ड्स पॉजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, फेड रेट जो होता है। अगर वो होता है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा मैक्रो प्रॉब्लम हमें दे सकता है आगे जाकर, एंड फिर लिक्विडिटी क्रंच आ सकती है अमेरिकन मार्केट में। वो फिर एक ग्लोबल डायरेक्शन हो जाएगा स्टॉक मार्केट्स के लिए, बिकॉज़ हमारा जो भी था वो ऑलमोस्ट सब डिस्काउंट होते हुए हमें नज़र आ रहा है। सो आई थिंक वी विल बी मूविंग विथ यूएस नाउ, एंड सो यूएस से हमें ज़्यादा डायरेक्शन मिलने का चांसेस रहेगा। हमारा तो एनीवे देयर हैव बीन लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड उसके कारण से हम प्रेशर में है ही। बट अगर यूएस भी अब खराब करने लग जाता है तो मेरे हिसाब से हमें भी प्रॉब्लम होगा। लास्ट डे जो सेशन था उसमें वी सॉ 600 पॉइंट रैली इन निफ्टी। सो वो जो हमें एक रैली मिला वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली सरप्राइजिंग रैली था। एंड यूजुअली दिस हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट रैली एंड एवरीथिंग। सो डिसेंबर इज काइंड ऑफ अ टाइम व्हेन स्टॉक मार्केट हैज गिवन रादर पॉजिटिव रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। सो ये एक होता है दिसंबर में, इसको हम सैंटा रैली कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि इन द लास्ट 15 डेज the foreign investors and the big investors, they are on a leave basically because of New Year's and Christmas, जिसके कारण से only retail investors बच जाते हैं, and we all know that retailers are mostly long only positions. सब stocks खरीद कर hold करते हैं या फिर बेचते हैं। They first buy and then sell. They are not short sellers mainly, जिसके कारण से हमें एक सेंटा रैली देखने मिलता है, और इसका एवरेज रिटर्न इंडिया में 2% का रहा है इन द लास्ट 15 डेज प्रीवियसली, और अमेरिकन मार्केट में 1.5% का रहा है। सो वो एक चीज़ पे भी हम ध्यान दे सकते हैं कि ये एक वो पीरियड है, और ये 75% ऑफ द टाइम होता है जनरली। सो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स सैंटा रैली इज़ विटनेस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, इन इंडिया 2% के हिसाब से। सो वो एक चीज़ रहेगा, बट स्टिल वी शुड बी आई एम स्टिल अ बिट कॉशियस with the levels right now, because अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा इश्यूज है,
और लिक्विडिटी इज़ द मेन थिंग। अगर लिक्विडिटी में थोड़ा क्रंच आता है अमेरिकन साइड से, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। ओके, तो मेजरली ये निकल के आ रहा है कि लिक्विडिटी अगर बनी रहेगी तो मार्केट पर जा सकते हैं, नहीं बनी रहेगी थोड़ा बहुत चॉपी साइडवेज जैसा हो रहा है वो दिखा। जैसे बोल रहे हैं अभिषेक की लास्ट की 50 डेज के अंदर है, तो ऑलमोस्ट हम 14 है आज की तारीख, तो लगभग 16 तारीख लास्ट की 50 डेज में एंटर कर रहे हैं। तो चांसेस काफ़ी है, तो मतलब हिस्टोरिकली अगर बैक डेटा रखें तो थोड़े बहुत फेवर है। माइनर पॉजिटिव हमारे भी टेक्निकल से आ ही रहा है, थोड़े चांसेस है, लेकिन अगर लिक्विडिटी में कोई दिक्कत आए जैसे अभिषेक पे होगा इम्पैक्ट। सेकेंड चीज़, तो अब मैंने फिर थोड़े काउंटर भी निकाले हैं। दो काउंटर के ऊपर मैं बात करता हूँ। वैसे हम डेली के अंदर काउंटर नहीं देते, मैं इस काउंटर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आज मैं आपको क्विकली एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा उसके साथ में, और वो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ का काउंटर ना कभी भी नॉर्मल मार्केट अगर करेक्शन देता है और अपने काउंटर जो भी हम वॉच करते हैं वो अगर करेक्शन नहीं देते, तो पे हमें फर्दर रिसर्च करनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो काउंटर निकल के आते हैं वो है सबसे पहले रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ये काउंटर पहले हमने एक बार कवर यहाँ पे चेक कर रहे थे जब वॉलेटिलिटी एक्सपांड हो रही थी, तो ब्रेकआउट आया ही नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा था ब्रेकआउट सून, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट आया नहीं। फिर जब इसके अंदर ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट बनने के बाद रीसेंट टाइम पे मैं आपको लेके चलता हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लग गया लगभग 1050 के आसपास, 1050। थोड़ा बैक जाते तो हमें पता चलता है कि इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है लगभग एक साल पहले का हाई, ये भी 1060 के आसपास है। और थोड़ा अगर आप पीछे जाओगे तो पता चलेगा आपको 1130 का ऑल टाइम हाई लेवल। अब अगर मैं इसका जो ओवरऑल पैटर्न देखूं जो पुराने टाइम से, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यार इसमें तो एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन है जो आपको मंथली चार्ट पे दिखाई देगा। तो मैं क्विकली यहाँ पे मंथली चार्ट डाल देता हूँ। तो मंथली पे यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आपको दिखाई देगा कि सर यहाँ तो ब्रेकआउट हुआ है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ऑन द मंथली। अब दिक्कत ये होती है दोस्तों कि मंथली चार्ट पे अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है तो स्टॉप लॉस काफी लंबे आते हैं। है? तो ये आज का अपना स्टडी है कि जब हमें पता है कि ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसके अंदर फेवरेबल पोजीशन क्या हो सकती है। तो उसका परफेक्ट एग्जांपल है फ्राइडे की दिन की एक कैंडल। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं मंथली ब्रेकआउट हो गया है, मंथली ब्रेकआउट के बाद स्टॉक करेक्ट हो गया। स्टॉक क्यों करेक्ट होता है? क्योंकि निफ्टी का अगर मैं बिहेवियर देखूं साइड बाय साइड, तो निफ्टी के बिहेवियर के अंदर भी मुझे सिमिलर पैटर्न दिखाई देता है, जहां पे निफ्टी ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब काउंटर ने अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, साथ साथ निफ्टी के हिसाब से ही परफॉर्मेंस दिखाई। और उसके बाद एक ही कैंडल के अंदर, एक कैंडल के अंदर पिछले 6 दिन का कंसोलिडेशन खत्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 6 दिन थे इसका कंसोलिडेशन खत्म हो गया। तो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट, लास्ट 6 डेज का कंसोलिडेशन एक ही कैंडल एनगल्फ कर रही है विद द वॉल्यूम राइज। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स जो थे वो एग्रेसिव थे, नहीं तो वो मंडे को भी बाय कर सकते थे, फ्राइडे को बाय किया और पिछले 6 दिन के कंसोलिडेशन के ऊपर जाके बंद हो गए। उनके बॉडी की बात कर रहा हूँ, ना कि विक्स से कंपेयर कर रहा हूँ, बट 6 दिन की जो बॉडी है उनके ऊपर जाके बंद हो गए। तो मेरे हिसाब से मंडे के लिए तो ये काउंटर एक्साइटिंग हो सकता है। जो मेजर लेवल होगा लो का वो 980 का लेवल होगा, उसके नीचे थोड़ा ये काउंटर फिर चॉपी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1050 का अगर लेवल तोड़े या थोड़ा सा सेफ्टी अगर किसी को चाहिए तो 1060 अगर ये काउंटर तोड़ दे, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर एक ऑल टाइम हाई और उसके बाद की मूव बन सकती है। अच्छा, ये चीज हमें बाकी सीमेंट काउंटर पे भी नजर आती है, बाकी लार्ज कैप काउंटर भी एकदम ब्रेकआउट पे खड़े हैं। दूसरा जो काउंटर है वो इसी स्टडी के और एक एडवांस अगर हम देखें तो वो है डिक्सॉन। अब रैमको ने क्या किया था, मार्केट करेक्ट हो रहा था तो ये भी थोड़ा करेक्ट हो गया। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने इसका बिल्कुल अपोजिट दिखाया। मार्केट करेक्ट हो रहा था तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था मार्केट करेक्शन में। इसका ये मीनिंग है अगर कोई काउंटर अपने चैनल के आसपास आ जाए,
ठीक है, कोई काउंटर अपने चैनल के आसपास आके पूरा ब्रॉडर मार्केट नीचे गिरे के बावजूद टॉप पे आके खड़ा हो जाए, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है और इसके अंदर डिमांड बनी हुई है। तो अब इसका इन शॉर्ट ये जो राइजिंग चैनल बना हुआ है इसका ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है और 18,100 का लेवल निकला तो मेरे हिसाब से आगे इसमें मूव बन सकती है, वॉल्यूम भी बन सकती है, क्योंकि पूरे मार्केट करेक्शन के टाइम इसने कोशिश तो की ब्रेकआउट देने की, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट साथ नहीं दे रहा था। तो ये मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे ऊपर चले गया, आई मीन ये काउंटर ने क्या किया, धीरे धीरे ऊपर चले गया। जो हमने रैमको में देखा था, रैमको ने क्या किया, करेक्शन दिया, लेकिन एक कैंडल ने एनगल्फ किया। डिक्सॉन ने क्या किया, धीरे धीरे ऊपर गया और जो फ्राइडे की सेशन वाली कैंडल थी वो थोड़ी बड़ी बॉडी वाली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के क्लोज दी। लास्ट के 3 दिन से वॉल्यूम भी हमको धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये दो काउंटर पे आई होप आपको ये स्टडी समझ में आई होगी। काउंटर इन रिस्पेक्ट टू दी निफ्टी और काउंटर का अंडर ओवर परफॉर्मेंस, नॉट अंडर, ये अंडर परफॉर्मेंस वाला एग्जांपल नहीं है, ओवर परफॉर्मेंस। तो इस पे अपने को फोकस करना है। दोस्तों ये अगर आपको स्टडी अच्छी लगी है तो नीचे लाइक तो दीजिए वीडियो पे और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये स्टडी कैसे हेल्प कर रही है। तो आई थिंक अभिषेक, दिस टू स्टॉक्स जो है ये मेरे लिए रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ है? यस, सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैं बस क्विकली आपको एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ टू ऑल द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आउट देयर, बिकॉज़ अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा चॉपी होते हुए हमें नज़र आ रहा है। इट हैज़ गॉन टू अ ऑल टाइम हाई, उसके बाद मार्केट ने 10% ऑलमोस्ट करेक्शन दिया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से थोड़ा और लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर जाने में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू collect units of your long term investments. So if you believe that whatever you are holding is of good quality, that is the main thing, conviction. So if you have conviction कि हाँ ये अच्छा चीज है, मैंने जो जिस चीज पे भी इन्वेस्ट किया वो अच्छा चीज है, और मार्केट के साथ साथ वो भी हमें दिख रहा है कि गिरता है या फिर थोड़ा और वॉलेटिलिटी हमें ये दिख रहा है, तो आप टैक्टिकल एसेट एलोकेशन फॉलो कर सकते हो। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है, व्हाटएवर यू हैव इन्वेस्टेड इन, उसको आप 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो समझो। सो अगर आपने 80 रुपए लेट्स से आपने 100 रुपए डाले हैं, तो 100 रुपए को आप 80% ही अपना पोर्टफोलियो का समझो। बाकी का जो 24 रुपए है उसको अपना 20% समझो, और उस चीज में आप टैक्टिकली पैसे को डालो। तो वो रेडी टू डिप्लॉय मनी आपके पास होना चाहिए। उसे आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करके रखो जहाँ पे आप उसे क्विकली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप वो किस चीज में इन्वेस्ट करोगे, जिस चीज में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। आप उस चीज के लिए उस पैसे को रख के रखोगे, अपने 20% को, और you can invest in the tune of 2%, 5%, 10%, 15% इन द लॉन्ग रेंज। सो आपके पास वो पैसा हमेशा रहना चाहिए टैक्टिकली, और आपको अगर ऐसा लगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, तो आप उस पैसे को यूज करके यूनिट्स इकट्ठे कर सकते हो। सो एनीवन हु हैज एक्स्ट्रा लिक्विडिटी इन देयर अकाउंट, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बिकॉज़ सबके पास नहीं रहता, सब ऑलमोस्ट अपने पीक पर कोई एसआईपी कर रहा होता है, तो वो उतना कर रहा होता है कि उनका जितना लिमिट है। पर अगर ऐसा कोई भी है आप लोग में से जिनका वो पोर्टफोलियो बना हुआ है, बट स्टिल इफ यू हैव लिक्विडिटी इनफ विथ यू, कीप दैट लिक्विडिटी रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट whenever the market might give you a good buyback value. So that is what I call as tactical asset allocation. 80-20 का आप रूल रख सकते हो, 80% पोर्टफोलियो, 20% लिक्विड मनी। कैन, अच्छा इसमें लिक्विड मनी अंदर फिर पार्क करें, क्योंकि लिक्विड मनी में डायरेक्ट कैश में रख रिटर्न नहीं बने, सो कहाँ पर? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बट क्या होता है कि इफ यू पुट योर मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स का प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो पैसा एक दिन बाद मिलेगा आपके अकाउंट में। आपको रिडीम करना पड़ेगा, फिर वो आपके पास पैसे आएंगे, फिर आप उसे डालोगे, तो आपको टाइम लग जाएगा। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज क्विक डिप्लॉयमेंट। क्विक डिप्लॉयमेंट जैसे कि हमने देखा था इलेक्शन वाले दिन, उस दिन मार्केट ने 8% 9% करेक्ट हुआ। अगर आपके पास वो लिक्विडिटी नहीं है, तो आप उस पैसे को डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो इसमें अपन क्या करते हैं कि वो जो पैसा है आपको ऐसे जगह डालना पड़ेगा जहाँ पे लिक्विड है। अब या तो इट कैन बी ईटीएफ व्हिच इज वेरी लिक्विड, ईदर
either there is no problem in keeping it at your savings account also, not a problem, because this money will be used for tactical allocation. This money is not there कि वो बैठा-बैठा भी अगर आप आर्बिट्राज फंड्स में भी डालते हो पैसा या फिर आप एफडी में आप कर सकते हो क्योंकि एफडी देन यू कैन ब्रेक एंड पुट द मनी। लिक्विड बीज भी एफडी फिर ऑप्शन हो जाएगा। लिक्विड बीज इज अनदर ईटीएफ। क्योंकि एज आई टोल्ड यू अबाउट ईटीएफ, आप ईटीएफ में डाल के रख सकते हो। सो ईटीएफ इज अनदर गुड ऑप्शन। सो ये सब चीज में अगर आप पैसा रख के रखोगे तो आप क्विक डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। आपको ऐसे जगह नहीं रखने हैं जहां पे आपको एक दिन भी लग सकता है पैसे को निकालने में। एक दिन, वन डे एक्स्ट्रा इज a problem for you. One day extra is not a good thing. One day extra is a problem for you. It is for quick deployment. Like if I say right now, within 5 minutes, you should be able to deploy the money. That is what I talk about money in tactical asset allocation. तो लेट्स से जैसे ये जो 24,200 का अपॉर्चुनिटी मिला था निफ्टी पे जस्ट, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी जैसे इलेक्शन वाले डे पे अपॉर्चुनिटी, तो ये पर्पस के लिए बेसिकली फंड होना, तो आई ये थिंक। यस यस सो ये जैसे आज का लास्ट डे जो था उस दिन माइट हैपन कि वो बहुत ज्यादा ही लकी आपको होना पड़ेगा। इन हाइंडसाइट पे वी कैन सी दैट हाँ मार्केट वेंट हाँ अप। हाँ हाँ। बट जैसे इलेक्शन डे वाले दिन था दैट वाज अ प्योर मैथमेटिकल नंबर ऑफ 10% फॉल। if you see the market falling by 5% from the high, 10% from the high, 12% from the high, तो ज़रूरी है ना वहाँ से भी तो हमें लिक्विडिटी आके मार्केट रिकवर हो सकता है 1-2 दिन में, राइट? सो इफ मार्केट फेल 5%, आपको अभी लगे कि नहीं अभी इन्वेस्ट नहीं, कल परसों तक मैं डालूँगा। वही नेक्स्ट 2 दिन में जैसे इलेक्शन वाले के नेक्स्ट 2 दिन में ही मार्केट ने वापस रिकवर तो जब तक आप पैसे को डालोगे, तब तक में वो ऑलरेडी मार्केट ऊपर हो जाएगा और आपको हायर प्राइस मिलेगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो टैक्टिकल में आपको लिक्विड रखना पड़ेगा और ऐसी चीज़ में पैसे डालने पड़ेंगे जहाँ पे आपको क्विक वो मिल जाए। सो ईटीएफ इज़ अ गुड प्लेस वेयर यू कैन पुट योर मनी इंटो। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट स्टॉक्स वेल एंड गुड आपको उसी समय प्राइस मिल जाएगा। बट इफ यू आर पुटिंग योर मनी लेट्स से इंटो म्यूचुअल फंड्स, देन आई वुड से डोंट पुट योर मनी इंटो म्यूचुअल फंड्स इन द टैक्टिकल एलोकेशन पार्ट। वो जो 20% होगा, आप उसको इक्विवेलेंट बेंचमार्क ऑफ ईटीएफ में आप डाल सकते हो, ताकि आपको उस टाइम का प्राइस मिल जाए। जैसे 5% है तो 5% पे मिल जाए। तो अब क्लियर हो गया, आई थिंक मुझे क्लियर हो गया और आप सभी क्लियर हो गया होगा कि ये पैसा होगा। आपको मैथमेटिकल कोई एक वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए, आपका वो कन्विक्शन काफ़ी हाई होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो एसेट रहना चाहिए, राइट? तो उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हो। और जैसा बॉन्ड यील्ड और जो अभिषेक बता रहे थे यूएस का जो भी है, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैथमेटिकल करेक्शन पे, तो ठीक है। आई थिंक अभिषेक दिस इज इट देन फॉर द वीडियो। तो गाइस, अगर आप नए हैं एज यूजुअल तो लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें। और अगर हो सके तो आप अपनी फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं और भी लोग। एंड दिस इज इट, वी मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।